ठीक है। इसमें ना मैंने टॉपिक्स निकाले हैं जो मतलब मोस्ट रिपीटेड उससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो वो टॉपिक्स निकाले हैं, जरा सा वो हम लोग डिस्कस करते हैं आज, और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा काम भी करेंगे, और आपको घर जाकर के भी उस टॉपिक्स पे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, रोशनी तुम्हारे लिए है परफेक्टली, इस पे जाकर के आपको अच्छे से करना है। तो मैंने यूनिट वाइज निकाला, टोटल कितने यूनिट है? 14 चैप्टर है। यूनिट कितने हैं? अनस को पता होना चाहिए है? ये देखो भाई, तुम एक एक मार्क्स ढूंढते हो किस चैप्टर में कितने मार्क्स आते हैं, है? वो जबकि यूनिट वाइज दिया हुआ रहता है। हाँ ठीक है, 2-3 चैप्टर मिल मिल करके एक एक यूनिट बनाता है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट की बात करते हो तो पहला और दूसरा चैप्टर मिल करके है, फिर उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का, फिर मैग्नेटिज्म में वो सारे के सारे आ जाते हैं, है ना, उस तरह से। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको मिनिमम मतलब इतना तो करना ही है। इसके अलावा एक और मैं बना रहा हूं सेट, जिसमें अराउंड 40 से 50 क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को लेके आऊंगा। इसमें टॉपिक्स मैंने रखे हैं, टॉपिक्स एंड डेरिवेशन। ठीक है, और जो क्वेश्चंस जनरली सीबीएसई बोर्ड ने पूछे हैं उस पर काम कर रहा हूं मैं, तो वो फिर कराऊंगा। पहले हम जरा सा देख लेते हैं इसमें जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं जिससे जनरली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पहले वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर है, हम इसीलिए उससे पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये सबसे इजी भी होते हैं, मार्क्स भी सबसे ज्यादा इसी से आता है। ठीक है, इसमें गलत होने के चांसेस आपके कम होते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, इसके डेरिवेशन और इसके न्यूमेरिकल मैंने 2-3 बार ऑलरेडी कराया है यहां पर। ठीक है, आज एक बार और करेंगे फिर इसको। लेंस मेकर फॉर्मूला कई बार आ चुका है, कई बार। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में से है आपका ये, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आइदर या फिर डेरिवेशन आता है आप लोगों को करने के लिए। कीजिए, क्या करना है, आप एक पहले लेंस बनाओ। ठीक है, दिस इज फर्स्ट वाला सरफेस और दूसरा वाला सरफेस इधर है। कोई एक आपने ऑब्जेक्ट लिया है, इसका इमेज बनाना है। पहले वाले सरफेस से इमेज बनेगा, तो ये यहां से यहां तक सॉलिड लाइन, इसके बाद इसको डैश डैश से मिलाना है, ये फर्स्ट इमेज बनता है। लेकिन जब ये यहां पर आएगा तो क्या होगा, आपका जो है, पहले आप मीडियम, अगर इसको μ1 फिलहाल ले लेते हैं, बाद में 1 डाल देंगे। अंदर है μ2, जो इसको म्यू डाल देते हैं, वापस से क्या हो गया आपका μ1 और 1। तो ये आपका डेंसर से रेयरर में जा रहा है, और ये जो सरफेस है वो कैसा है, वो कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, तो ये कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव सरफेस में तो फाइनल इमेज किधर बनेगा, तो वो देखने के लिए क्या करते हैं, यहां पर एक नॉर्मल डालते हैं। नॉर्मल इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो ये लाइट जो सीधी जा रही है डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो नॉर्मल से दूर जाएगा, सो अपने लाइन से ये थोड़ा सा दूर जाएगा, तो ये पहले पहुंचेगा। दिस विल बी द फाइनल इमेज आई। ओके, ये डायग्राम है, डायग्राम के 1 मार्क्स रहेंगे, 1 मार्क्स डायग्राम का रहेगा इसमें। अब आपको पहले वाले सरफेस के लिए अप्लाई करना है इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन अप्लाई करते थे हम लोग, जब दो मीडियम के बीच में एक कर्व सरफेस होता है, उसके लिए वो फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो, क्या, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये फॉर्मूला होता था ना। अब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है फर्स्ट सरफेस के लिए, फिर सेकंड सरफेस के लिए। ठीक है, अब नेम थोड़ा सा कर दो, ये ऑब्जेक्ट O है, वो ऑब्जेक्ट है I1, यहां पे कुछ नाम डाल देते हैं, ऊपर कुछ M अगर कर दें या फिर N कर दें, ऐसे कुछ कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर पहले वाले सरफेस के लिए अप्लाई करेंगे, पहले वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, रेयरर मीडियम में, और इमेज कहां पे मान के चलते हैं हम लोग, डेंसर मीडियम में। ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम मतलब μ1/u, बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला लगेगा एग्जैक्ट। μ2 आपका डेंसर मीडियम, इमेज भी उसी में बन रहा है, μ2 माइनस μ1, एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले सरफेस पे। फॉर फर्स्ट सरफेस
जिसको याद है फटाफट कर लीजिए, अदरवाइज आप मेरे सहारे रहिए। क्या हो जाएगा भाई, म्यू टू बाई इमेज, है ना, म्यू टू बाई वी, वी इमेज आपका n से लेकर के i1 बन रहा है, n इंटू i1 माइनस म्यू वन बाई यू, यू क्या है आपका NO है जो कि माइनस में रहेगा, माइनस NO विल बी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, आर ये वाला सरफेस, इस वाले सरफेस का आर इधर जाता है ना, ये एक ऐसे वाली स्फेयर का पार्ट है, रेडियस इधर होगा तो इधर वाला पॉजिटिव आएगा, और R1 बोलेंगे इसको, तो म्यू टू माइनस म्यू वन बाई R1, इसको अगर थोड़ा सा हम अच्छे से कर ले, म्यू टू बाई NI1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस म्यू वन बाई NO इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई R1, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब सेकेंड सरफेस के लिए करेंगे, सेकेंड सरफेस के लिए, सेकेंड सरफेस के लिए पहले वाले ने जो इमेज बनाया था वो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में है और इमेज जो है वो रेयरर मीडियम में, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, म्यू टू के जगह पर म्यू वन और म्यू वन के जगह पर म्यू टू, सो इट विल बी म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई यू, और इधर हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। ठीक है, मीडियम चेंज हो गया तो म्यू चेंज हो जाएगा एज इट इज ऐसी वाली फॉर्मूला में। तो बताइए म्यू वन बाई वी, इमेज आपका एन आई है, माइनस म्यू टू अपॉन यू, यू क्या है, पहले वाले का जो इमेज है वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सो एन आई वन, और राइट साइड है तो पॉजिटिव ही रहेगा, इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू, दूसरे वाले सरफेस का, दूसरा वाला सरफेस ऐसे है, रेडियस इधर जाएगा तो R2 जो होगा वो माइनस में होगा। सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, जब ऐड करोगे तो म्यू वन म्यू टू बाई NI1 म्यू वन बाई NO लिख दिया मैंने, हाँ NI1, ठीक है। तो देखिए इसमें म्यू टू बाई NI1 प्लस में है, यहां पर माइनस में है म्यू टू बाई NI1, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप चाहो, जिसको थोड़ा सा ये है, तो ये वाली इक्वेशन वापस यहां पे लिख दो, मैं लिख देता हूं म्यू टू बाई NI1 प्लस म्यू वन बाई NO इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई R1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा कितना, म्यू वन बाई NI प्लस म्यू वन बाई NO इज इक्वल टू, यहां है म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर माइनस R2, यहां है म्यू टू माइनस म्यू वन बाई R1। अगर इसको उल्टा कर दूं, म्यू टू माइनस म्यू वन कर दूं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और दोनों में म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R। अच्छा, ये मैंने गलती कर दी, गलती क्या करी, R1 और R2 नहीं लेना था हमें, इसका जहां पर भी सेंटर होगा, ठीक है, कहीं पर भी सेंटर ले लेता हूं ना, यहां पे सेंटर ले लेता हूं, ये C2 है और इधर क्या होगा, C1 होगा। तो ये जो R लिखा ना मैंने, गड़बड़ करा, ये इसके टर्म में लिखना है हमें, म्यू टू माइनस म्यू वन पहले वाले सरफेस के लिए हो जाएगा NC2, और ये क्या हो जाएगा NC1, NC1। अभी हमने RUV में नहीं करा ना, नाम के हिसाब से करा, तो ये हो जाएगा भाई NC2 और एक हो जाएगा NC1, बाद में R के टर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब करेंगे बेसिकली, अब सबको अलग अलग वैल्यू के टर्म में लिखेंगे। म्यू वन तो कॉमन ले लिया हमने, बचेगा 1 बाई, एक और बार लिख देता हूं, 1 बाई NI प्लस 1 बाई NO इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन तो है ही, 1 बाई, एक है NC1 और एक है NC2। अब वैल्यू पुट करते हैं जरा सा, म्यू वन तो रहने देता हूं, या म्यू वन को उधर ले आकर के उस नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है, इधर हम सिर्फ वैल्यू रख लेते हैं,
1 बाई एन आई प्लस 1 बाई एन ओ, म्यू वन उधर जाके उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाई एन आई, वेयर इज एन आई, एन आई क्या है आपका फाइनल इमेज है, तो 1 अपॉन वी लिखेंगे इसको, प्लस 1 बाई एन ओ ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा माइनस यू। दूसरी साइड म्यू वन जाके डिवाइड हो चुका है वहां, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई म्यू वन। अब 1 बाई एन सी वन, 1 बाई एन सी वन, ठीक है, ये हो जाएगा R1 वो भी पॉजिटिव, प्लस 1 बाई एन सी टू, ये हो जाएगा R2 लेकिन माइनस में होगा क्योंकि लेफ्ट साइड है, ये हो जाएगा माइनस R2। हो गया 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। अब म्यू वन को हम लोग 1 ले लें, म्यू टू को म्यू ले लें, म्यू वन को 1, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। हो गया प्रूफ। एक और 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाई एफ म्यू माइनस 1, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये हो गया आपका प्रूफ। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसमें बेसिकली आपको दो फॉर्मूला याद करना जरूरी है। ये फॉर्मूला तो याद करना रखना जरूरी है ही, 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। दूसरा ये वाला फॉर्मूला, मतलब कोई भी सरफेस को काटने वाला इधर वाला एक म्यू वन मीडियम है, दूसरा वाला म्यू टू मीडियम है, तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो याद रखना है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये फॉर्मूला का अप्लाई यहां पर भी होता है और नॉर्मल न्यूमेरिकल भी आ सकता है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट इसका क्लियर हो गया। आगे चले, तो इसका प्रैक्टिस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं भाई। अब हमारे इसमें क्या है अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है हमारा YDSE फ्रिंज, ठीक है। ये हम लोग पूरा पहला ऑप्टिक्स वाला सारा ले रखे हैं, ठीक है, दोनों वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। तो दूसरा है हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। YDSE पूरा उसका डेरिवेशन आता है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन डायग्राम आपको आना चाहिए बनाने के लिए YDSE का। क्या डायग्राम होता है YDSE का, किसी को याद है? पहले आपको डबल स्लिट बनाने पड़ेंगे और इधर क्या बनाना है, स्क्रीन बनाना है, और इधर आपका मेन सोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मिड वाला पॉइंट है, दिस इज सोर्स 1 जनरेट हो जाएगा, सोर्स 2 जनरेट हो जाएगा। अब जो लाइट एक यहां से पहुंच रही है, यहां से, अब यहां कोई भी पॉइंट ले लेंगे स्क्रीन पे, तो यहां से भी पहुंच रही है और यहां से भी पहुंच रही है, ये x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x2। सो पाथ डिफरेंस इज डेल्टा x, जो है हमारा x2 माइनस x1। इसमें इसको हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉल d लेते हैं, और ये क्या हो जाता है हमारा कैपिटल D होता है, ठीक है। अब ये पाथ डिफरेंस बनाने के लिए छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ता है आपको, ठीक है। x2 निकालने के लिए आपको ये और ये चाहिए होता है, ये यहां से यहां तक हम लोग y मान लेते हैं बीच से, तो ये हो जाएगा d/2, तो y प्लस d/2 से x2 निकाल लेते हैं, फिर x1 निकाल लेते हैं, ये y माइनस d/2 करके x1 निकालते हैं, तो फिर x2 माइनस x1 निकाला जाता है, ओके। फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं किसके लिए, दो तरह के फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए और डार्क फ्रिंज के लिए, ठीक है। एन लैम्डा वाला जो आता है वो आता है आपका ब्राइट फ्रिंज के लिए, और ये जो λ/2 वाला है ना, 1, 1.5, 2.5, 3.5, ये सारे क्या होते हैं आपके डार्क फ्रिंज वाले, ओके। तो फिर फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं, तो पहले तो y की बात करेंगे। फ्रिंज विड्थ के लिए क्या हो जाता है भाई, n लैम्डा d/d, ठीक है। ये n लैम्डा d/d, ये सारे ब्राइट फ्रिंजेस हैं। कहां कहां पे मिलेगा, पहले पे मिलेगा, दूसरे पे मिलेगा, तीसरे पे मिलेगा, पोजीशन ऑफ फ्रिंज किसके, ब्राइट के। अब डार्क के अगर करेंगे तो क्या हो जाता है, ये 2n प्लस 1 या -1 व्हाटएवर, उसके हिसाब से आपको n को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। अब अगर प्लस रखा है तो n का वैल्यू आप कहां से स्टार्ट करोगे, 0 से, ठीक है। और अगर माइनस रखा है तो n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे, तो वो अपना ध्यान से रखना, 2n - 1 लेना है, पहला वाला लेना।
तो उस तरह से ये पहला हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, दूसरा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, तीसरा ऐसे ऐसे करके। इसमें जो पहला होगा वो हाफ होगा लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, दूसरा जो होगा वो 1.5 पे होगा, ठीक है, तीसरा जो होगा वो 2.5 पे होगा। इस तरह से आपके ब्राइट मिलेंगे, डार्क मिलेंगे, तो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क इस तरह से पूरा मिलते हैं, और इक्वल विड्थ का होता है, इक्वल विड्थ का होता है। तो दो ब्राइट के बीच का जो आएगा वो विड्थ किसका आएगा, डार्क का आएगा, दो डार्क के बीच का जो विड्थ आएगा वो किसका आएगा, ब्राइट का आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, उसको बीटा से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, दिस इज द फ्रिंज विड्थ। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत सारे आते हैं क्वेश्चन। अब एक और चीज आया था, हमने एक बार करा भी था कि अगर इंटेंसिटी का ग्राफ बनाना है तो कैसा बनेगा। तो इंटेंसिटी क्या होता है आपका, ब्राइट में ऊपर उठेगा, डार्क में 0 हो जाएगा, फिर उठेगा 0 होगा, और ये बराबर बराबर बनता है। ये इसको हम अगर यहां से बनाए, ठीक है, ये बीच वाला पॉइंट है, स्क्रीन ऊपर और नीचे है, अगर हमें यहां पे बनाना पड़े तो बीच में पूरा ब्राइट बनता है, ठीक है, बीच में क्या बनता है, पूरा ब्राइट बनता है, फिर ये डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा, डार्क बनेगा, ब्राइट बनेगा, डार्क बनेगा, और इक्वल इक्वल बनता है, ठीक है। जैसा ऊपर से घुमाया ना वैसे नीचे से घुमाना पड़ेगा, एकदम एकदम पूरा स्मूथली जाएगा, वो साइनोसॉइडल कर्व जैसे देखते हो वैसे ही बनेगा, ठीक है। ऊपर वाला जो है यहाँ पे आपका ब्राइट बन रहा है, और ये वाला जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, डार्क बन रहा है, बराबर बराबर बन रहा है। डिफ्रैक्शन में ये क्या कैसा होता है, डिफ्रैक्शन में जो बीच, ऐसे ही बनाता हूं, बीच में ये ज्यादा होता है, फिर अगला वाला इससे कम होता है, फिर कम होता है, कम होता है, छोटा होते चला जाता है, फिर उसी तरह से छोटा होते 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 एकदम ये जो बनेगा ना, ये एक दूसरे का क्या होता है, पूरा आपका क्या मिरर इमेज बनता है, जैसे नीचे बना वैसा ही ऊपर बनेगा, इसमें भी मिरर इमेज, बीच से नीचे जैसा बनेगा बीच से ऊपर वैसा ही बनेगा। इंटेंसिटी में सेम होगा, और इसमें इंटेंसिटी आपके अलग अलग होंगे। इसका फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा होता है, बीच वाले का सबसे ज्यादा होता है, फिर छोटा हो जाता है, फिर छोटा हो जाता है, फिर छोटा हो जाता है, पांचवें छठे में तो खत्म हो जाता है। इसमें आइडियली चलता रहता है, हालांकि रियली में पूरा चलेगा नहीं, आइडियली कहता है कि जहां तक आगे जाओगे बनता रहेगा, बट वैसा तो पॉसिबल नहीं है ना, थोड़ी देर जाने के बाद खत्म हो जाएगा ये वैसे, तो आइडियली कहता है कि वहां तक रहेगा पूरा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा कर लीजिए अपने पेज पर। तो YDEC इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और क्वेश्चन भी बहुत इजी रहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है इसका, हमने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करे हैं इसके। ये फ्रिंज विड्थ पे आते हैं, और इंटेंसिटी का आता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है ना सबको, इंटरफेरेंस, स्पेशली इंटरफेरेंस से ये बना है। तो जब दो इंटेंसिटी वाले रहते हैं, दो इंटेंसिटी आपके पास गिवन है, तो इंटेंसिटी का निकालने वाला जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी पता है, और जनरली वो वाला जो आता है रिलेशन इंटेंसिटी के लिए आता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन वाला ज्यादा आता है ना, ये वाला रहता है। चलिए अगला चलें, अगला करते हैं, कर लिया था सबने। तीसरा टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रे डायग्राम, ठीक है, और माइक्रोस्कोप का तो इजी रहता है, लेकिन आपको याद रखना है किसका, टेलीस्कोप का। माइक्रोस्कोप का स्कोप का सबने कर रखा है, हमने कई बार कर रखा है उसका, ठीक है, सिंगल का भी और कंपाउंड का भी। उसमें क्या होता है आपका, उसका भी जो यहाँ पे है बना हुआ कि नहीं, इसमें ये नहीं दिया, जो उसका मैग्निफिकेशन है वो सारा चीज।
तो याद है, रे डायग्राम बना सकते हो टेलीस्कोप का, 2-3 बार मैंने क्लास में बनवाए हैं, अपने से भी कहे कि ये बेस्ट तरीका है बनाने का। ठीक है, तो स्पेशली कंपाउंड का बना हुआ, कंपाउंड का जैसे दो है ना आपका, एक होता है नॉर्मल व्यू के लिए और एक होता है एलडीडी वी पे। यस, दो तरीका होता है। तो उसका मैंने पूरा एक तरीका आपको बताया था करने के लिए कि कैसे करोगे जो सबसे अच्छा बनेगा आपका। ठीक है, पहले ये बता दो, जो दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक क्या होता है, आईपीस होता है। आइडिया है ना सबको, कौन बड़ा होता है, आईपीस बड़ा होता है कि ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है? ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? ज्यादा से ज्यादा लाइट को, बड़ी नहीं, ज्यादा से ज्यादा लाइट को कलेक्ट करे, तो हमें साइज क्या करना पड़ेगा, उसका अपर्चर बड़ा रखना पड़ेगा, है ना। तो ये बड़ा बनाना है और ये आपका आईपीस छोटा चलेगा। अब बताओ किसके लिए बनाए, एलडीडीपी पे अगर बनाते हैं, एलडीडीपी बनाएंगे तो चलो बनाते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। लाइट पीछे से पैरेलल खींचो, इनफाइनाइट से आ रहा है ना, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता है उस तरह का, टेलीस्कोप में पैरेलल लाइट आती है। ठीक है, तो इस तरह से यस, मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए FO बाई FE। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए FO बाई FE, और एलडीडीवी के लिए कितना आया था? टेलीस्कोप। हाँ, टेलीस्कोप का है। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, हमने क्लास में कराए थे क्वेश्चन PYQ में। और टोटल ट्यूब लेंथ जो होगा FO बाई FE होगा, लेटेस्ट वाला भी कराया था ये इस पे। तो एक हो गया आपका मैग्नीफाइंग पावर वाला। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब इमेज कहां पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाता है, FO बाई FE, और ट्यूब लेंथ कितना हो जाएगा, FO प्लस FE। ठीक है, फॉर्मूला कम से कम याद रखना। चलिए, थिन लेंस फॉर्मूला, ये तो सबको याद रहेगा, है ना, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल बनते ही बनते हैं। अब गलती क्या करते हो, लेंस और मिरर में अक्सर बच्चे गलती करते हैं प्लस और माइनस का। मिरर में क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, और लेंस में क्या रहता है, माइनस रहता है। एक और चीज इसके साथ साथ एक फॉर्मूला बनता है M, ये M होता है V बाई U। इस केस में मिरर में यही M क्या हो जाता है, मिरर की बात करें तो वो 1 बाई V प्लस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F, और मैग्निफिकेशन जो होता है वो माइनस V बाई U होता है। ठीक है, मिरर में प्लस में होता है ये, और ये होता है माइनस में। लेंस में ये माइनस होता है तो ये क्या होता है आपका, प्लस होता है। फॉर्मूला कम से कम एक रिपीटेशन के लिए लिख लो, तो ये माइनस तो ये प्लस, इसमें ये प्लस तो ये माइनस होता है मैग्निफिकेशन के लिए। दिस 5 पॉइंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन ऑप्टिक्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीज नहीं करना है आपको। दिस इज द लास्ट वन जो आपको करके जाना है, जिसने कुछ नहीं करा है तो उसे कम से कम ये करना है। ठीक है, आगे बढ़े हम। क्या है हमारे पहले यूनिट में, और सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या सोचते हो तुम, क्या होना चाहिए अक्षर? कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ होना चाहिए। कूलम्स लॉ सबको जनरली याद रहता है। यस, गॉस लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक पहला पॉइंट हमारा होना चाहिए गॉस लॉ। ठीक है, अच्छा, कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इतना बेसिक है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कूलम्स लॉ इज, ऐसा नहीं है कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन बोलने की जरूरत नहीं है। दोज आर वेरी बेसिक। ठीक है, वो F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई कांस्टेंट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर जो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट डाल करके। गॉस लॉ इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन है, और इसके एप्लीकेशन बहुत सारे टफ क्वेश्चंस को आसान कर देता है। ठीक है, बहुत सारे टफ क्वेश्चन को आसान कर देता है। चलो एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं इसके सामने, कई बार पूछा भी पहले, क्या था आप लोगों ने करा भी होगा। एक स्क्वायर है L साइड का। ठीक है, इसके सेंटर से L/2 की हाइट पे एक चार्ज को रखा है। ठीक है, L/2 की हाइट पे एक चार्ज को रखा है, Q चार्ज को। हमें यह निकालना है कि इस चार्ज की वजह से इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, या फिर कितने मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ लाइंस निकल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? नहीं, जीरो कैसे होगा? एनसीईआरटी में भी है इस तरह के क्वेश्चंस।
क्वेश्चन समझ में आया? नीचे एक स्क्वायर बनाया है एल साइड का, इसके सेंटर से ये मान लो ना एक ये तो रजिस्टर, हाँ ये जैसे देखो स्क्वायर है, ठीक है, जितना साइड इसका एल है, एल 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 बाई 2 हाइट पे यहाँ पे चार्ज रखा। अब इस चार्ज से तो नंबर ऑफ लाइंस हर तरफ जा रही होंगी, तो हमें वो नंबर ऑफ लाइन सिर्फ इस वाले सरफेस से कितना जा रहा है वही निकालना। व्हाट इज फ्लक्स? नंबर ऑफ लाइंस, राइट, वही निकालना है हमें। कैसे निकलेगा, क्या करें हम? हाँ पॉजिटिव चार्ज ऑफ कोर्स, क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव है तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टा होगा, नथिंग एल्स। माइनस क्यू है तो अंदर की तरफ, प्लस क्यू है तो बाहर की तरफ, दैट्स इट। कैसे करें इसको? एनीवन हैव क्लू? बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, एग्जाम बोर्ड में भी कई बार पूछ चुका है, एनसीईआरटी का पार्ट है ये। हाँ लग रहा है तुम्हें 90 डिग्री बनाएगा? भाई कैसे बनाएगा? ये तो इसे ऐसे निकलेंगे ना, चारों तरफ ऐसे ऐसे करके निकलेगा, सारे बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थोड़ी है, ये चार्ज है, इससे जो लाइंस निकलते हैं वो स्फेरिकली बाहर निकल रहा है, तो कुछ इधर से भी निकल रहा होगा बाहर, ऐसे ऐसे काटते हुए। हाँ तुम क्या कहना चाह रहे हो? कौन किसके बीच का? तो किसके बीच में एंगल बना रहे हो तुम, एरिया और किसके? वेयर इज द व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? टेल मी। कहाँ बताओ, ऐसे नहीं, हवा में नहीं, बताओ कैसे? हाँ हर तरफ जा रही होगी ना, तो एरिया के साथ 90 डिग्री कैसे बनाया बताओ? मानूं कैसे मैं? ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर इधर जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, राइट? यहां पे देखो कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर है, यहां कुछ और एंगल बन रहा है, यहां पे जीरो बन रहा है, यहां पे कुछ और बन रहा है। इलेक्ट्रिक व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? एक पॉइंट चार्ज है ना ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? चारों तरफ होता है ना। ये तो ऐसा होता है जैसे सेंटर पे रखा हुआ है, लाइट निकल रही है चारों तरफ, है ना, चारों तरफ। एक फिक्स तो डायरेक्शन नहीं है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फिक्स डायरेक्शन नहीं है। हाँ एनीवन हैव एनी क्लू? नहीं। तो आपको क्या करना है, एल साइज का क्यूब बना लेना है। क्या बना लेना है? क्यूब बना लेना है। कहां आ गया क्यूब? उसके सेंटर पे। स्मॉल क्यू कहां जाएगा? सेंटर पे, क्योंकि एल बाई 2 पे है ना, बेस से कितने हाइट पे? एल बाई 2 पे, और हमने हाइट कितना रखा? एल 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 का रखा, तो एक क्यूब से क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। तो अब हम अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे? गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि सबसे पहले आप एक गॉसियन सरफेस बनाओ, गॉसियन सरफेस बनाओ आप, ठीक है, और गॉसियन सरफेस इस तरह से बनाओ कि उस सरफेस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वो उस सरफेस पे आ जाए। तो हमें इस सरफेस पे निकालना था, ठीक है, तो यही सरफेस तो ऐसे ऐसे करके बन गए, ठीक है, ओके। और हमें क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना है टोटल फ्लक्स। तो व्हाट इज गॉस लॉ? गॉस लॉ कहता है कि पहले आप टोटल फ्लक्स निकालिए, एंड टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू उसके अंदर जितने चार्ज इनक्लोज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स जो होगा चारों पूरे क्यूब में जो टोटल फ्लक्स होगा, दिस इज द फ्लक्स ना, ई डॉट ए ही आपका क्या है? फ्लक्स है। व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज? क्यू। तो टोटल फ्लक्स जो निकल रहा होगा ये पूरे क्यूब से कितना निकल रहा होगा? वो इतना निकल रहा होगा। क्यूब के पास कितने फेस? 6 के 6 क्या हैं? सिमेट्रिक हैं। तो इसका मतलब ये जितने भी निकल रहे होंगे सब में क्या होगा? बराबर बराबर डिवाइड हो रहा होगा। तो एक फेस से कितना होगा? उतना डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो फ्रॉम वन फेस कितना हो जाएगा? 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पूरे 6 फेस से इतने निकलेंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से कितना निकलेगा? 1/6। दैट्स इट, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो इस तरह का है, काफी न्यूमेरिकल्स को इजी कर देता है। और जो गॉस लॉ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डेरिवेशन है, कई सारे थे ना, उसमें से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा वाला? लीनियर वाला। एक वायर है, वायर नहीं है सॉरी, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। लैम्डा दिया हुआ है
इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कूलम पर मीटर। आपको इससे r डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है, डेराइव करना है, ठीक है। सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बेस्ड ऑन गॉस लॉ। निकालिए जरा सा। क्या करते हैं हम, एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। गॉसियन सरफेस इस तरह से बनाते हैं कि जिस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो उस सरफेस पर आ जाए, है ना। तो हम कैसा बनाएंगे इसमें हम जो बनाते हैं इसी r रेडियस का लेके एक सिलेंडर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिलेंडर। और ये सरफेस जो है सिलेंडर पे आ गया। कितने फेस बने सिलेंडर जब बनाते हैं तो 3, एक A ये वाला सर्कल वाला, B कर्व वाला, C सर्कल वाला। तो हम जब अप्लाई करेंगे गॉस लॉ, जब गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, है ना, अप्लाई गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ। LHS की बात करेंगे, सो LHS हम लोग पहले निकालेंगे, ये हो जाएगा E डॉट DA। और ये क्लोज्ड सरफेस है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या मार देते हैं, सर्कल मार देते हैं। बट क्लोज्ड सरफेस को हम लोग कितने फेस में डिवाइड कर सकते हैं, 3 फेस में, एक A, B और C। तो पहला वाला A के लिए कर दे हम लोग E डॉट DA, फिर दूसरा वाला सरफेस E डॉट DA, फिर तीसरा वाला सरफेस E डॉट DA। पहले वाले सरफेस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और एरिया का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच में कितना एंगल बना, 90। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि EDA cos थीटा होता है। सिमिलरली C वाला भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एरिया का डायरेक्शन इधर। सिर्फ कौन सा बचेगा यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर और एरिया का भी डायरेक्शन इधर, तो 0 बनता है इसमें। तो ये होता है कौन से पे, B पे E इंटू DA cos 0 का वैल्यू 1। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह R डिस्टेंस पे तो इक्वल होगा, E बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा DA। एंड व्हाट इज DA, जब सिलेंडर का अगर हम काट करके निकालते हैं तो क्या बन जाता है आपका, एक वो बन जाता है रेक्टेंगल। तो ये E रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। चलिए हम यहां से यहां तक इसका लेंथ L ले लेते हैं, और जो विड्थ कट करके निकलेगा वो 2 पाई R निकलेगा। L इंटू कितना हो जाएगा, ये 2 पाई R। अब चलिए RHS की बात करते हैं हम लोग। RHS में क्या निकालना है हमें, टोटल चार्ज इंक्लूज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से यहां तक कितना चार्ज होगा, हमें लीनियर डेंसिटी पता है, तो जितने लेंथ में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल चार्ज इंक्लूज्ड हो जाएगा लैम्डा इंटू L डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्या कर दो, LHS को RHS के बराबर कर दो। तो LHS कितना आया था हमारा, E इंटू L इंटू 2 पाई R, और RHS में आया लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। सो E विल बी इक्वल टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई R इंटू L। L कट गया, ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा नॉर्मल वाला आ जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाई R। आ गया लैम्डा लीनियर। जब सरफेस वाला करेंगे तो सिग्मा आएगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अभी आप यहां पे जो देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, ग्राफ जब बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विद R, तो बेसिकली क्या होता है, ये E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R जैसे जैसे बढ़ेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे करके बनेगा, ठीक है। अक्षत बीच बीच में किस फेज में चले जाते हो, ठीक है। शीट वाला करो जरा, ग्राफ भी हो गया हमारा। अब चलिए शीट वाला करते हैं। ये कर लिया सबने, हटा दूं, चलो शीट वाला करते हैं। इनफाइनाइट शीट की वजह से, तो इनफाइनाइट शीट हमने हालांकि फाइनाइट बना रहे, ये इस तरह करके रहेगा। क्या बोलते हैं इसमें, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसको हम लोग माने सिग्मा, ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इससे हमें R डिस्टेंस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड।
है ना, ये सरफेस है, इससे r डिस्टेंस पे। तो इस केस में भी हम लोग ले लेते हैं सिलेंडर। क्या ले लेते हैं? सिलेंडर। क्यूबॉइड भी ले सकते हैं, सिलेंडर ले लेते हैं। चलो, ऐसे गया, ये यहां पे इसको काटते हुए दूसरी साइड पहुंच गया। ठीक है, ये सरफेस है इसका। तो सरफेस से इधर भी निकाला r और उधर भी लेके चले गए। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या आ गया? गॉसियन सरफेस आ गया। ठीक है, एक ऐसा सरफेस लिया, जैसे ये ले लो, ऐसे करके है, ये हमारा सरफेस है और ये सिलेंडर है। ये ऐसे गया और दूसरी साइड से निकल गया। ठीक है, इस तरह से गॉसियन सरफेस है। सबको समझ में आ गया होगा? ये ऐसे गया, ये जितना भी कट करके निकलना था इधर से आ गया, तो पूरा सिलेंडर हमारा गॉसियन सरफेस बन गया। ओके, चलिए हम अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। तो जो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे भाई अप्लाई, किसकी वजह से है ये? इनफाइनाइट सीट की वजह से। किसकी वजह से है? इनफाइनाइट सीट की वजह से है। तो अप्लाई गॉस लॉ, ये गॉस लॉ लिख देना है आपको। क्या है? ई डॉट डी ए इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम लोग एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। सो एलएचएस इज ई डॉट डी ए। ई डॉट डीएस भी यूज करते हैं, डीए भी बोलते हैं, डीएस भी लेते हैं एरिया के लिए। अब इसमें भी सिलेंडर लिया है हमने, तो कितने पार्ट हो जाएंगे इसमें भी? ए है सामने वाला सर्कल, बी इसका कर्व, सी पीछे वाला सर्कल। ठीक है, तो इसमें भी 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे हम। तो सरफेस इसको ए वाला ई डॉट डी ए प्लस बी वाला, जैसे ही आपने अलग अलग करा ये सर्कल खत्म हो गया, है ना, ई डॉट डी ए सी के लिए हो गया। तो देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ निकलेगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर। तो ये वाला 90 डिग्री बन रहा है, इसमें 0 बन रहा है, इसमें 0 बन रहा है। तो ये जो बी वाला है ये कितना हो जाएगा आपका? 0। ई डी ए कॉस 90 0 हो जाएगा। तो सिंपली बचेगा किसकी वजह से? ए और सी की वजह से। और ये दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि सेम रेडियस का हमने लिया है, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसको हम लोग लिख दें ट्वाइस ई डॉट डी ए। ठीक है, तो चलिए जरा सा थोड़ा आगे भी कर देते हैं। तो ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा ई डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो बाहर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई, एरिया आ गया डी ए, ट्वाइस ऑफ ई, एरिया कितना होगा इसका? पाई आर स्क्वायर के बराबर। ये हो गया आपका पहला एलएचएस। अब हम आरएचएस करेंगे जरा सा। आरएचएस कितना होता है? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड सिर्फ में इसमें ये वाला होगा, है ना, इसके अंदर जो जितना आ रहा है। तो हमें सिग्मा पता है, उसका डेंसिटी पता है, और एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो नेट जो आएगा ये क्यू इंटू एरिया आ जाएगा, सॉरी सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 2। तो एलएचएस आरएचएस को इक्वेट कर दीजिए। अब आप यहां पे कर देता हूं, एलएचएस विल बी इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस आया आपका कितना? ट्वाइस ऑफ ई पाई आर स्क्वायर, और इधर कितना हो गया? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर खत्म, ये एप्सिलॉन नॉट भी है नीचे ना। सो ई विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अगर यही सीट का हमने एक साइड चार्ज रखा है, जो जब सीट होता है ना, सीट के 2 सरफेस होते हैं, एक आगे वाले भी होते हैं और एक पीछे वाले। चार्ज को आप सिर्फ एक सरफेस भी रख सकते हो और दूसरे सरफेस पे भी रख सकते हो। अभी फिलहाल हमने एक ही सरफेस लिया है, तो ये कितना चार्ज हो गया हमारा? सिग्मा इंटू एक एरिया। और अगर दोनों सरफेस पे हो जाएगा तो ये सिग्मा इंटू 2 एरिया, और ये जो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ट्वाइस हो जाएगा। सो फॉर बोथ सरफेस के लिए ये ट्वाइस हो जाएगा, तो मतलब कितना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंगल सरफेस के लिए हाफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और फुल सरफेस के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो ये 2 है, और इसके बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है आगे चल करके।
जब आप कैपेसिटर में यूज करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड्स वगैरह निकालते हो बीच में, ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऐसे करके। चलो करते हैं अगला हमारा, ये तो कर लिया ना अभी हमने, ये कर लिया है, ठीक है। लीनियर, इसका एप्लीकेशन दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पहले ही कर लिया इसका। किसके वजह से? लीनियर चार्ज वाले के लिए वजह से शीट की वजह से। सेल का तो आपको नॉर्मल है, वो याद रखना है आपको, ठीक है। सेल में क्या है, ये है खाली, पूरा चार्ज किसके ऊपर होता है? सरफेस के ऊपर। अंदर क्या होता है? खाली होता है। तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम ये मान के चलते हैं कि ये कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है? सेंटर पे। दिस इज द स्मॉल आर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे होगा 1/4πε0 Q/r² के बराबर होगा। लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? 0। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, लेकिन V जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। कितना होता है? सरफेस के बराबर होता है। सरफेस पे कितना होता है फॉर्मूला? 1/4πε0 Q/r, ठीक है। तो जो सरफेस पे होता है वही अंदर होता है, हर जगह सेम। तो अंदर जो होता है कांस्टेंट पोटेंशियल होता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, एक चार्ज है जिसको हमने पहले इस सरफेस पे यहां पे रखे हुआ था, फिर इसको घुमा के लाके यहां पे रखा, ए से घुमा के लेके कहां पे लेके आए? बी पे। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? चार्ज हमारा पहले ए पर था, इसको वर्क करा इसके ऊपर, और इसको घुमा के लाके कहां लाके रखा? बी के ऊपर। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? व्हाट इज द वर्क डन का फॉर्मूला? Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल। व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल? 0, ठीक है। एवरीवेयर पोटेंशियल सेम, ठीक है। ऊपर वाला सरफेस इक्वी पोटेंशियल है, इवन अंदर भी पोटेंशियल क्या है आपका? सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने की वजह से वर्क डन कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन देंगे। चलिए अगला हमारा डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यस, जिसको आप लोग बोलते हो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल। मतलब अगर मीडियम में अगर आपने खाली रखा तो कुछ नहीं, एयर है, वैक्यूम है मान के चलिए, और अगर कुछ मटेरियल डाल दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो किसके ऊपर इफेक्ट जनरली हम लोग पढ़ते हैं? कैपेसिटेंस के ऊपर, ठीक है। कैपेसिटेंस के ऊपर पढ़ते हैं। तो कैपेसिटेंस, हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, अभी अंदर एयर है, कैपिटल Q, और एरिया इतना इसका दिया हुआ है, और इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है, ठीक है। तो इसका जो कैपेसिटेंस आता है वो कितना आता है? A/0/d, ठीक है। इसका भी एक डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन। कैसे निकालते हैं वो? Q इज इक्वल टू C इंटू V, सो C इज इक्वल टू Q/V। V आप निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां पता है कि कितना होगा, ठीक है। तो व्हाट इज पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता है, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E इंटू डी। तो ये Q है, V के जगह पर हो जाएगा कितना? E इंटू डी। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ दिस? ये एक शीट है, ये एक शीट है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों क्या हो जाता है? एक की वजह से σ/2ε0 प्लस दूसरे वाले की वजह से भी 2ε0। एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, प्लस की वजह से भी इधर, माइनस की वजह से भी इधर, इसलिए दोनों क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज σ/ε0। अब यहाँ पुट कीजिएगा Q, E की जगह पर हो जाएगा σ/ε0, वो ऊपर चला जाएगा, इंटू डी। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा होता है Q/एरिया, ये D हो जाएगा, एरिया कहां चला गया? ऊपर, ये कट गया, कितना आ गया आपका? ε0/d। दिस इज द कैपेसिटेंस, ठीक है। अब अगर आपने वहां पर कोई मीडियम डाल दिया जिसकी इफेक्टिव जो परमिटिविटी है वो εr है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो मीडियम के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? εm हो जाता है, εm इज इक्वल टू ε0 εr, या ε0 इंटू के। तो अब नॉर्मल फॉर्मूला पुट कर देंगे, कैपेसिटेंस जो आ जाएगा वो A εm डिवाइड बाई डी, εm के जगह पर हो जाएगा ε0 इंटू के डिवाइड बाई डी। ये पुराना वाला है, सो C डैश इज इक्वल टू C इंटू के टाइम्स आपका कैपेसिटेंस
बढ़ जाता है। कीजिए जरा सा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए इसका भी, दोनों डेरिवेशंस। तो डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देख लेते हैं, उससे क्या हो जाता है, हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अच्छा, इसका इफेक्ट फोर्स के ऊपर भी बताया गया था। कैन यू फाइंड इट आउट? दो चार्ज के बीच में अगर नॉर्मल एयर है और उसके बदले हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के वाला डाल देंगे तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, निकालिए जरा सा। समझ में आया क्वेश्चन? दो पॉइंट चार्जेज हैं, Q1 Q2, ये R है, पहले एयर है एंड देन फिर क्या कर दिया आपने, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के डाल दिया, तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो निकालना है। नॉर्मल जब रहता है तो फोर्स कितना होता है, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और जब F डैश आएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम हो जाएगा यहाँ पर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन M के जगह पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपका F है, F बाई K, सो F डैश इज इक्वल टू F बाई K, मतलब फोर्स कम हो जाएगा, K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, नया कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू पुराना कैपेसिटेंस का K टाइम्स, नया फोर्स विल बी इक्वल टू पुराना फोर्स का डिवाइड बाय K टाइम्स। ठीक है, तो फोर्स कम हो जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ये दोनों इफेक्ट आप लोग लिखिए, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैंने इवन PYQ में कितने बार ये क्वेश्चंस करवाए हैं आपको इसके बेस पर, और ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लाएं, हो गया यहां तक? अनस कर रहे हो? क्या करूं अनस में, इनके पास नहीं है नोट्स में लिखा हुआ है, सिर्फ स्कैन कर रहे हो आंखों से। यही तो मेन फर्क है ना, क्लास में मैं क्यों कराने की कोशिश कर रहा हूं, जितनी बार आप हाथ से करोगे उतनी बार तभी तो आएगा हाथ में, वरना सोचते रहोगे तो वो दिमाग में ही रहेगा और कभी वो निकलेगा ही नहीं बाहर। किनके पास नहीं है बताओ? इन लोग को, तुम तो बहुत सारे क्लास मिस किए हो, इन लोग को बिठा बिठा के ये कई बार करा चुका हूं मैं, रिवीजन में हर बार करवाता हूं, मैं बोलता हूं करने के लिए, क्यों करने के लिए बोलता हूं, जब तक करोगे नहीं तो रिटेंशन नहीं रहता है। तुम हमेशा एकदम पतली गली पकड़ लेते हो साइड से, जितना आराम ढूंढोगे बाद में उतनी ही दिक्कत होने वाले हैं। ठीक है, अभी दिक्कत उठाते तो शायद आसान होता, तब तो इतना भी टाइम नहीं कि मैं ये बता दूं कि अब मेहनत कर लो कल को कुछ हो जाए, अभी उतना है बस कर लो, थोड़ा बहुत जितना भी बेस्ट हो सके उतना कर सकते हो तुम। चलिए, ये भी बहुत आसानी है, बैटरी मतलब वोल्टेज, कैपेसिटेंस और चार्ज के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा और उससे क्या हो जाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी का सारा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पर, हाफ CV², दूसरा और भी फॉर्मूला होगा QC के टर्म में, फिर Q और V के टर्म में, राइट। इसको अपना चेंज कर सकते हो ये वाले फॉर्मूला से, जिसको हटाना है, जैसे CV है यहाँ पे Q हट गया है, अब V को हटाना है QC के टर्म में, तो V इज इक्वल टू Q/C पुट करके निकाल सकते हो। तो तीन तरह के फॉर्मूला निकल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड, इसका भी डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी करा रखा है आपका। ठीक है, और भी है इसमें एक पॉइंट, यस ऑलरेडी अभी जैसे मैंने कराया है कि नॉर्मल है V डैश इज इक्वल टू V/K, तो जो पोटेंशियल है तो पोटेंशियल एनर्जी में भी सेम वैसे ही फर्क पड़ेगा आपका। ये वाला भी टर्म कम से कम नोट कर लो। चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन आइसोलेटेड का मतलब कोई और का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं है। ठीक है, किसी और का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं है। ओके, आई थिंक इसमें इतना ही होगा। और एक और पॉइंट मैं चाह रहा था इसमें बताने के लिए, हाँ एक छोटा सा डेरिवेशन है वो वाला कर लेना, मैं अभी सिर्फ बता देता हूं, हालांकि मैंने क्लास में कई बार कराया है। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें अगर हम
टी थिकनेस का एक मटेरियल डाल देते हैं तो इलेक्ट्रिक सॉरी जो कैपेसिटेंस के ऊपर कितना फर्क पड़ता है, कई बार मैंने कराए हैं वो डेरिवेशन। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन आप साइड से कर लेना। इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, सेम अभी जो आपने निकाला था ना विदाउट इसके, अब ये विद उसके हो जाएगा। क्या कैसे निकालते हैं, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो हमें पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस आप निकालने हो। तो यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली यहां तो ठीक है लेकिन यहां पे चेंज हो जाता है और यहां पे हो जाता है E बाई के हो जाता है। ये जो मटेरियल आपने डाला है इसका अगर क्या ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बाई के हो जाता है। अभी अभी हमने देखा ना F बाई के हो जाता है, तो E भी क्या हो जाएगा, A बाई के हो जाएगा, दोनों सेम जैसा होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E के, तो टोटल पोटेंशियल यहां से यहां तक कुछ पार्ट E के है और कुछ पार्ट E बाई के है। E बाई के और इसका थिकनेस है T, बाकी में क्या है E है, वो कितना हो जाएगा, टोटल आपका स्मॉल d है, तो स्मॉल d माइनस क्या हो जाएगा, ये T हो जाएगा। ये है आपका, ये हो गया बेसिकली ई टी बाई के प्लस ई इंटू डी माइनस टी। अब E आपको पता है वो कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब उसको पुट कर दीजिएगा, जो V आएगा V यहां वाले फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा, कैपेसिटेंस निकल जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट कीजिए जल्दी से, फटाफट ये वाला पूरा करो एंड देन फिर आज इसको रोक देंगे, बाकी जो 2-3 का है नेक्स्ट क्लास में। हाँ, इलेक्ट्रिक सॉरी कैपेसिटेंस, इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस बाय पुटिंग ए, ठीक है, अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ थिकनेस T, ऐसे करके लिखा रहता है पूरा एक्सप्लेन उसमें। चलिए, जो अगला यूनिट है हमारा यूनिट 3, दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। बुक में तो हमारा यूनिट 2 है, बट अभी फिलहाल हमारा जिस तरह से हम लोग नेमिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा ये 3rd यूनिट है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहला क्या गेस कर रहे हो आप, क्या होगा सबसे इंपॉर्टेंट? नो आइडिया, कुछ कुछ पढ़ लो भाई। क्या हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये ना जानो आप कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है या क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी होता है, ये आपको जानना है। दिस आर दी बेसिक थिंग्स, उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे आप अभी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि खाना नहीं खाना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। खाना नॉर्मल जैसे खाना वैसे ही है, ये बेसिक सा है, ये आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। ओके, सो तो हमारा जो मेन अभी हमारा सबसे पहला इसमें है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका डेरिवेशन है, याद होगा आपको, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन है, बाकी एक वीना वाला फॉर्मूला तो याद रखना ही है आपको, है ना। VDENA, वीना, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वीना। तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का 2 फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये NEA वाला, ठीक है, वीना बन जाता है ये, और दूसरा आपका क्या है, E कैपिटल E टाउ बाई M। कैसे करते हैं उसमें थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। एक कंडक्टर लेते हैं हम, ठीक है, कंडक्टर को हमने क्या कर दिया, एक वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई करने से इसके ऊपर क्या लग जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है। तो इसमें जो चार्जेज हैं, ठीक है, उसके ऊपर फोर्सेज लगते हैं, तो वहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी, जिसका हम लोग इनिशियल वेलोसिटी मान के चलते हैं कि 0 है। जो फाइनल वेलोसिटी वो वाला वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का मतलब विदाउट अप्लाइंग वोल्टेज। विदाउट अप्लाइंग वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका रैंडम मोशन होता है, नेट वेलोसिटी क्या होता है, 0। सो फाइनल वेलोसिटी जब कैलकुलेट करते हैं तो u प्लस AT होता है। u आपका मतलब ये V1 V2 ऐसे करके यहां तक जाएंगे Vn तक, फिर इज इक्वल टू UN तक प्लस A इंटू TN। जब सारे को ऐड करते मतलब एवरेज जब निकालेंगे तो यह हमारा आएगा इधर Vn का एवरेज, ठीक है, V का सारा एवरेज, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। U का एवरेज तो सारा 0 हो जाता है, इसमें A कॉमन ले लेंगे, फिर बाकी आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 कितना तक, N तक डिवाइड बाई N, तो एवरेज आता है। ये जो एवरेज टाइम है इसी को हम लोग कहते हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं, टाउ से। किस चीज से डिनोट करते हैं, टाउ से। दिस इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं इसको,
एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आपको फोर्स पता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, क्यू आपका स्मॉल ई है तो ये कैपिटल ई, और दिस इज इक्वल टू फोर्स है ना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई बाई क्या, एम। वो वहां जाकर के पुट कर दो। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और टाइम की जगह पर टाउ हो गया और एक्सेलरेशन की जगह पर ई इनटू कैपिटल ई टाउ बाय एम। ये वाला आ गया, ये जो दिया हुआ है ना, यहां से निकल गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन। एक छोटा सा डेरिवेशन है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुका है पहले भी ये, ठीक है। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। दूसरा एक और फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये वाला वेना वाला, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल करके हम लोग करते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी करके, ठीक है। तो वो धीरे धीरे करके निकालते हैं। वेयर स्मॉल एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना है तो एन इंटू वी निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम। एन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं भाई, एरिया इंटू जो लेंथ होता है यहां से यहां तक, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, तो एरिया इंटू एल करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। और जब आई निकालेंगे, आई का बेसिक फॉर्मूला है ये क्यू अपॉन टी। क्यू का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई, ये हो जाता है डिवाइड बाय टी, नीचे तो टी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका आ गया स्मॉल एन इंटू एरिया इंटू एल इंटू ई डिवाइड बाय क्या हो गया आपका टी। एल बाई टी को हम लोग ले लेते हैं वेलोसिटी, तो ये हो गया एन ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू ई। तो ये वाला फॉर्मूला एक अलग से आ गया वीना वाला। इसको पहले वीडी ले लेते हैं, फिर स्मॉल ई ले लेते हैं, एन ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू वीना। तो दो फॉर्मूला है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, फटाफट एक बार कर लीजिए, चलते रहता है यूट्यूब वीडियो के जैसे। देखो स्मॉल एन जो वीना में होता है, दैट स्मॉल एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, एन इंटू वॉल्यूम, ये समझ में आ गया। वॉल्यूम एक सिलेंडर हम लोग मान करके चलते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ एल है, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू एरिया इंटू एल, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू एल। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है, 15 है, 20 इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो। अब बेसिक फॉर्मूला में जाते हैं हम लोग, मैं वापस यहां पे करता हूं। बेसिक फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टाइम। व्हाट इज टोटल चार्ज, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है। तो हम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको उसके चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो Q को हम लोग लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जिसको बोलते हैं, डिवाइड बाय क्या हो गया, टाइम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने ऑलरेडी निकाल लिया, स्मॉल एन एरिया लेंथ एल इंटू ई डिवाइड बाय क्या हो गया, टाइम। कितना लेंथ है एल, और यहां से यहां तक किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूव करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, टी। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम। तो ये एल बाई टी को हम लोग बेसिकली क्या लिख लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बाकी स्मॉल एन एरिया ई तो है ही, ये हो गया आई का इक्वेशन, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। ये दोनों फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए यूज होता है, और न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए ये बहुत ज्यादा होता है, एक्सप्रेशन दिखाने के लिए ये ज्यादा आता है, ठीक है। चलें आगे, अब आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट वेट कर रहे हैं हमारा, चलिए जरा सा देखते हैं हम। हटा दूं इसे, ओके। चलिए अगला देखते हैं हमारा क्या है। तो आई इक्वल टू वी ना, और ड्रिफ्ट स्पीड का हमारा हो गया। मोबिलिटी, इसका नॉर्मल फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा। मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू पुट करोगे, ई कट जाएगा तो ई इंटू टाउ बाय एम होगा।
सिग्मा, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। एक सिग्मा होता था वहां इलेक्ट्रोस्टैट में, दैट वाज चार्ज पर यूनिट एरिया, लेकिन ये क्या है हमारा कंडक्टिविटी है, रो का उल्टा होता है। रो इज रेजिस्टिविटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, सो रो इज इक्वल टू 1 सिग्मा। और रो कितना होता है, म्यू ई एन, ये म्यू पता है आपको, तो ये फॉर्मूला सिंपली लिख लो। चलिए हो गया ये। अगला इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ नॉर्मल आपको पता है, V इज इक्वल टू क्या, आई आर, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर तो पता है, लेकिन J इज इक्वल टू सिग्मा ई। व्हाट इज J, एनीबॉडी नोज व्हाट इज J? करंट डेंसिटी, यस, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा और E हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक और ये फॉर्मूला है, ये ज्यादा पूछते हैं, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। नॉर्मल ओम्स लॉ क्या हो गया, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट मिलने वाला है, पोटेंशियोमीटर का, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, ठीक है। बेसिकली उसमें क्या होता था पोटेंशियोमीटर का, उसमें होते थे मीटर ब्रिज भी है, पोटेंशियोमीटर भी है, मीटर ब्रिज और ये सब उसी पे है। बस आपको एक चीज याद रखना है, जो वायर है, ठीक है, ये मेन वायर है, मीटर ब्रिज में 1 मीटर का होता है और पोटेंशियोमीटर में ये कई एंड में घुमा हुआ रहता है। प्रोबेबली पोटेंशियोमीटर सिलेबस से शायद निकल गया है, हम एग्जैक्टली पता नहीं, मेरे को भी शायद याद नहीं आ रहा, बट इससे लगे हुए क्वेश्चंस जरूर आते हैं एक दो करके, बिकॉज प्रिंसिपल तो वही है आपका मीटर ब्रिज का, इसीलिए इसको थोड़ा रखा गया है यहाँ पर। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर आपने इसको लगा दिया इसके अक्रॉस 100 वोल्ट की बैटरी, तो पूरा 100 वोल्ट इस पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और यहां पर हम लोग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन इसका निकालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं के, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये टोटल 100 वोल्ट पूरे लेंथ एल में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर हमें 50 का चाहिए कि यहां से यहां तक कितना होगा, तो 100 बाई एल इंटू क्या हाफ एल, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 वोल्ट, ठीक है। बाकी 50 में 50 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर ये पूरा 1 मीटर का है, 1 मीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने वोल्ट होंगे बताओ। मीटर ब्रिज है, अगर ये मीटर ब्रिज का मतलब टोटल लेंथ ऑफ दी वायर जो होता है वो कितना होता है, 1 मीटर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने वोल्टेज होंगे, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 वोल्ट पूरे 100 सेंटीमीटर में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो हर सेंटीमीटर को कितना वोल्टेज मिलेगा, 1 वोल्ट मिलेगा। 10 सेंटीमीटर में 10 वोल्ट मिलेंगे, 5 सेंटीमीटर में 5 वोल्ट मिलेंगे। 100 के बदले 200 वोल्ट अगर आपने डाल दिया, तो 200 वोल्ट 100 सेंटीमीटर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, तो हर सेंटीमीटर को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। वही है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। जितना भी टोटल वोल्टेज की बैटरी लगा रखी है और जो आपने वायर लगा रखा है, उस वायर के लेंथ से इसको आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला एक है। चलिए अगला हमारा रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। रेजिस्टेंस का बेसिक वाला थोड़ा सा याद रखिए सबसे पहले आप, उसके बाद फिर हम आते हैं ये एक नॉर्मल जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे आर वाला, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये सबको याद होगा। किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू इसका क्या, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो गया किसी एक नॉर्मल वायर का। अब अगर हम लोग सेल के लिए करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। सेल के लिए तो सेल्स जिसके ईएमएफ E1 और E2 है, ठीक है, और जिस लेंथ में आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया है, मतलब उसमें ये करा है, तो ये दोनों का जो रेशियो होता है वो L1 बाई L2 होता है। पोटेंशियोमीटर से ही वो एप्लीकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए ये वाला हो गया। अब आते हैं इसमें मैग्नेटिज्म एंड एसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे क्वेश्चंस जो भी आएंगे बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन डर जाते हैं बच्चे जल्दी इसके क्वेश्चन से, डर जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जरा सा क्या है। तो सबसे पहले आया फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर्स, ठीक है। इसका पूरा एक डेरिवेशन है, ठीक है। क्या है उसमें कि 2 वायर है, ओके, ये वायर है जिसमें I1 करंट जा रहा है, दूसरा वायर है I2 करंट जा रहा है, और इसके बीच में है स्मॉल डिस्टेंस d। तो व्हाट विल बी द फोर्स पर यूनिट लेंथ विल एक्ट, तो ये होता है म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई d।
कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर में जो करंट जा रहा है इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, और हमें पता है एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी पर्टिकुलर वायर में करंट जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। और किस रूल से निकाल सकते हैं हम लोग? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स, बताओ। नहीं, लेफ्ट हैंड, दो ही ऑप्शन था, कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड। मैंने बताया था लेफ्ट हैंड कहां पे लगेगा। लेफ्ट हैंड ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, आपको फोर्स निकालना है और करंट कैरी करा करके फोर्स निकालना है, तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल बेसिक वाला। राइट वाला कब आता है? जब हम लोग फोर्स लगा करके ईएमएफ बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड नया बना रहे होते, या मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में आप क्या कर रहे होते हो, ठीक है, फोर्स लगा करके आप ईएमएफ जनरेट करते हो, वहां पे करंट जनरेट करते हो, तब वो आता है राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, FBI, FBI, ठीक है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स के रूल लगते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है? अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। जब करंट का डायरेक्शन सेम होता है तो इनके बीच में अट्रैक्शन लगता है, और जब करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, तो क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा। और फोर्स का वैल्यू कितना होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ है म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखेगा, छोटा सा डेरिवेशन है, इस तरह से डेरिवेशन करा देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसमें और एक चीज को डिफाइन करते हैं, एनीबॉडी कैन रिमेंबर? आप लोग अगर रिवीजन कर रहे होगे तो याद आ सकता है। यहां से एक पर्टिकुलर टर्म है जिसको डिफाइन करते हैं, याद है किसी को? 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज 1 एम्पियर? क्या चीज को डिफाइन करते हैं? 1 एम्पियर को। कैसे डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर को? लेंथ हम लोग 1 मीटर ले लेते हैं, म्यू नॉट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे आ जाएगा 4 पाई, ट्वाइस ऑफ I1 I2 by d। अब कहते क्या है? I2 भी 1 एम्पियर है, I1 भी कितना है? 1 एम्पियर है, ओके। d इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको रख दिया 1 मीटर। देन फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो कितना लगेगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई। इसका वैल्यू कितना होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना? 10 to the power -7, 2 यहां बच गया, इंटू 2 बचा ना, बाकी सब तो 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर। तो कह रहा है यहां से 1 एम्पियर को डिफाइन ऐसे करते हैं, व्हेन 1 एम्पियर एक ऐसा करंट है, इसको इंग्लिश में अपना कर सकते हो, 1 एम्पियर एक ऐसा करंट है जब 2 वायर में जाएगा और उस वायर को हम लोग 1 मीटर से सेपरेट करके रखेंगे, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो 2 इंटू 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर लगेगा। ऐसे डिफाइन करते हैं। सो 1 एम्पियर इज अ करंट विच फ्लोज इन बोथ दिस वायर, ठीक है, एंड दिस वायर आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, देन द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन दिस वायर्स विल बी 2 इंटू 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर। तो ये 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो गया। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन यहीं से आता है। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया? आगे बढ़े हम। तो 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं यहां से, दिस डिफाइंस 1 एम्पियर, कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है। क्या दोबारा बताएं? ये तो करा अभी। जब I1 I2 को भी हम क्या कर देंगे? 1 1 कर देंगे, उनके बीच का d जो है उसको भी हम क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। तो इसका वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 2 इंटू 10 to the power -7। अब इसी को हम सेंटेंस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 एम्पियर इज दोज करंट या दैट करंट if this current flows in these 2 wires and this wire are separated by 1 meter, then the force between them will be 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर। तो ये 1 एम्पियर करंट है। ये उसी तरह का है, 11th में पढ़ते होगे या 9th में पढ़े होगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब 1 kg का मास रखेंगे और उसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कराएंगे तो फोर्स कितना लगेगा? 1 न्यूटन लगेगा, ठीक है। तो 1 न्यूटन को डिफाइन करने का यही तरीका रहता था कि अगर 1 kg के मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कराएंगे तो फोर्स कितना लगेगा? 1 न्यूटन लगेगा। तो ऐसे करके डिफाइन करते हैं। चलिए अगला चलते हैं हम लोग, उम्मीद है नोट कर लिए होगे। अगला कौन है भाई? एम्पियर डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी करा दिया, ठीक है। इसी से एम्पियर डेफिनेशन निकालते हैं हम लोग बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स। वो भी याद रखना, सेम डायरेक्शन वाला, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करता है, ठीक है। चलिए अगला, सीरीज एलसीआर सर्किट में इसका पूरा फेजर डायग्राम मैंने अभी लास्ट क्लास में कराया था,
ठीक है, तीनों का इंडिविजुअल भी कराया, फिर हमने फेजर डायग्राम भी बनाया था। ओके, जब एलसीआर सीरीज में, याद है लास्ट टू लास्ट क्लास में कराया था मैंने, एलसीआर सीरीज का पूरा फेजर डायग्राम कराया है, आर निकलवाया, ठीक है, जेड इंपेडेंस निकलवाया था, वो सब कुछ निकलवाया हमने। तो उसमें एक केस पढ़ा था हमने रेजोनेंस का, ठीक है, जिसमें जेड का जो वैल्यू निकाला था हमने, वो निकाला था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। जेड मिनिमम कब हो जाता है? जेड मिनिमम तब होता है जब एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाता है। जब एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाएगा तो ये वाला पार्ट जीरो, और ये जो होता है कितना के बराबर हो जाता है? अंडर रूट आर स्क्वायर, मतलब आर के बराबर। ऐसा कब होगा? जब एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा, जिस भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होगा, ठीक है, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाएगा, उस फ्रीक्वेंसी का नाम है क्या? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और हम ये कहते हैं कि सर्किट हमारा रेजोनेट कर गया है। अच्छा, रेजोनेट करने का मतलब रेजिस्टेंस, इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो गया, मिनिमम है, तो करंट क्या मिलेगा उस केस में? आपको मैक्सिमम मिलेगा, करंट मैक्सिमम मिलेगा। तो एक ग्राफ याद होगा जो हमने कराया था ऐसे करके, यहां पे करंट ये आई है, ठीक है, ये ओमेगा है, जिस ओमेगा नॉट पे करंट मैक्सिमम हो रहा है, इसी वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि सर्किट हमारा रेजोनेट कर गया, जहां पे करंट आपको मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया, करंट आपको क्या मिलता है? मैक्सिमम मिलता है। और जेड जो होता है वो मिनिमम होता है, कितना के बराबर होता है? आर के बराबर। अब ओमेगा का वैल्यू कैसे निकालें? तो एक्सएल होता है 2 पाई न्यू इंटू एल, और एक्सी होता है 2 पाई न्यू इंटू सी। ठीक है, तो न्यू को इधर लेके चले जाते हैं, 2 पाई को इधर लेके चले जाते हैं, एल को भी उधर लेके चले जाएंगे, उधर न्यू लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा न्यू का स्क्वायर, 1/2 पाई उधर जाके हो जाएगा तो 2 पाई का स्क्वायर, मतलब 4 पाई का स्क्वायर, फिर इंटू न्यू इंटू सी, सॉरी एल इंटू सी बचेगा। सो न्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ, तो 2 पाई तो बाहर निकल जाएगा, ये अंदर बचेगा एल सी। दिस इज दी फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा में छोड़ोगे तो सिर्फ एलसी रहेगा, ठीक है, न्यू में रखोगे तो 2 पाई, यही 2 पाई इधर जाके मल्टीप्लाई जब हो जाता है ना, 2 पाई न्यू विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एलसी, इसी को हम लोग बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी। इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, मैंने लास्ट क्लास में पूरा पढ़ाया था इसको वापस से, बिकॉज आई न्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी कई बार मैं करा चुका हूं आपको। ठीक है, फटाफट कर लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले, अगर इससे पहले हम क्वालिटी फैक्टर से पहले बात करें, जब एलसीआर सर्किट रहेगा, जो पावर होता है वो कितना आ जाता है? वी आई कॉस फाई के बराबर होता है। वी आई कितना? कॉस फाई के बराबर। दिस कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? ये पावर फैक्टर होता है। ठीक है, बट ये क्वालिटी फैक्टर है। क्वालिटी फैक्टर वो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, ये वाला जो ग्राफ था ना, इसमें जो आ रहा था, ये जो मैक्सिमम करंट जहां पे मिलता है, और ये बेस्ट क्वालिटी होने की वजह से फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होता है, पता है कि यहां से लेके यहां तक ये बेस्ट आपका वैल्यू देता है। तो यहाँ एक रेंज निकल जाता है आपका ओमेगा का, बिकॉज ये मेन रेजोनेंट वाला है, इसके अगल बगल से वो रेजोनेंस के करीब करीब आना स्टार्ट हो जाता है, और ये करीब करीब से दूर जाना स्टार्ट हो जाता है। सो द हाउ द क्वालिटी शुड बी मोर। अच्छा, ये यहां से यहां तक का जो रेंज है उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ, दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई क्यू। तो ये जो क्यू है, इसी को क्यू को क्या बोला गया है? क्वालिटी फैक्टर, जिसका वैल्यू होता है ओमेगा नॉट इंटू एल बाय आर। तो फॉर्मूला कम से कम नोट कर लीजिए, ये पावर का ही फॉर्मूला नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, और क्या है इसमें, एक टॉपिक और होगा ट्रांसफॉर्मर का। यस, तो ट्रांसफॉर्मर आपको पता ही है, दो तरह के होते हैं। किस प्रिंसिपल पे काम करता है ट्रांसफॉर्मर? ईएमआई पर। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, और इसमें दो तरह के होते हैं, स्टेप अप होता है और स्टेप डाउन होता है। डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ आपने टर्न्स डाले हैं, उसी के हिसाब से स्टेप अप एंड स्टेप डाउन होगा। एंड व्हाट विल बी द रिलेशन? तो सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइड बाय प्राइमरी वोल्टेज विल बी इक्वल टू सेकेंडरी टर्न्स डिवाइड बाय प्राइमरी टर्न। सेकेंडरी टर्न अगर आप बढ़ा दोगे तो सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ जाएगा, हो जाएगा आपका स्टेप अप। डाउन करना है तो वीएस कम कर दो, वीपी ज्यादा कर दो, तो उल्टा हो जाएगा। ये बेसिक सा फॉर्मूला है।
करंट के टर्म में करेंगे तो उल्टा होता है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। पावर हमारा कांस्टेंट है, तो वोल्टेज और करंट में क्या हो जाएगा, ये ऑपोजिट हो जाएंगे। तो V इज इक्वल टू लिखेंगे तो P बाई आई करेंगे, ये बेसिकली तब हो जाएगा VP बाई VS। सॉरी, आई के टर्म में करना था ना हमें, एनीवे यहां छोड़ो। ये VS इज इक्वल, यहां क्या हो जाएगा, ये IP बाई IS करंट के टर्म में। तो ये तीसरा टर्म भी वहां पर आप डाल सकते हो उसमें। इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये जितने टॉपिक मैं करवा रहा हूं आपको, इन टॉपिक से लास्ट 10 साल से देखा गया है कि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो वही टॉपिक्स मैंने निकाला है। ये इतना आपको दे देगा कि लाइक उतना आ जाएगा कि आपका काम चल रहा है, लेकिन इतने पे नहीं रहना, साल भर ऐसे हमने टाइम नहीं निकाला है ना। ओके, तो ये हमारा मैग्नेटिज्म एंड एसी का काम हो गया खत्म। ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने देख लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमारा आ गया मॉडर्न फिजिक्स। किसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स? किसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स? किसको बोलते हैं जन्नत? इकरा, क्या नहीं पता? अंशिता, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न जमाने की बात हो रही है इसमें। मिथलेश, आइंस्टाइन का जितना स्टार्ट हो गया ना, जब जहां से समझ जाओ, वो हमारा किस में आ रहा है, मॉडर्न फिजिक्स में आ रहा है। एक है आपका पूरा क्लासिकल वाला, पूरा पीछे वाला। मॉडर्न में आप और माइक्रो में चले जाते हो, ठीक है। आइंस्टाइन का जितना वर्क है सारा का सारा मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है। तो डुअल नेचर से हमारा स्टार्ट हो जाता है मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें न्यूक्लियाई भी आ गया, फिर उसके बाद एटम भी आ गया, ठीक है। तो हमारा वो मॉडर्न फिजिक्स है। तो चलिए जरा सा देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहला इक्वेशन कौन सा है। ये इक्वेशन आइंस्टाइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो ये तो ज्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है, पहले ही से हमें पता है। फॉर्मूला क्या होता था, बेसिक वाला फॉर्मूला की बात करते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स, राइट। सो के मैक्स विल बी इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट। ई को लिखते हैं एच न्यू, इसको लिखते हैं एच न्यू नॉट, दिस इज के मैक्स। सो के मैक्स विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट को फाई भी लिखते हैं या फाई नॉट भी करते हैं, या फिर एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस क्या हो जाएगा, न्यू नॉट। के मैक्स का मतलब हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वो किसके बराबर होना चाहिए, के मैक्स के बराबर होना चाहिए। जो मैक्सिमम एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करके आ रहा है, उसको रोकना है। सो के मैक्स विल बी इक्वल टू E इंटू वी नॉट। वी नॉट विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल, चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगा। ये भी एनर्जी आया, एनर्जी को एनर्जी के बराबर करके हमने निकाल लिया। सो वी नॉट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, या VS भी लिख सकते हो, दिस विल बी के मैक्स बाई E। तो वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब उल्टा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना है, जिससे हमारा चार्ज मूव करके ना पहुंच सके और हमारा सर्किट कंप्लीट ना हो, एंड देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कहने का मतलब बहुत इजी है। कैलकुलेशंस कभी कभी लेंदी हो जाता है, उसमें भी आपको बताया मैंने क्या करना है कैलकुलेशन में हो, तो थोड़ा सा आप अप्रोक्सीमेशन करके उसको आप निकाल लो फटाफट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं घटेंगे। बट इतना अप्रोक्सीमेट मत कर देना कि दाल का चावल बना देना, तो फिर नहीं होगा। चलिए डन। अच्छा, इसमें और हमने ऑलरेडी बना रखा था वो IV कैरेक्टरिस्टिक, वो अच्छे से पढ़ लेना, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बेस्ड ऑन वेलोसिटी, वो सब होगा। नो इमिशन, नो इमिशन कब, आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा, देयर विल बी नो इमिशन, क्योंकि उसको चाहिए ही उतना। मान लो 1000 चाहिए, आप 999 भी दे दोगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं निकलेगा, कम से कम आपको उसने बराबर देना पड़ेगा, ठीक है। और जो इंटेंसिटी निकल जाएगा उसको फोटो, फोटो का मतलब बेसिकली लाइट इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, जो लाइट आ रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग ग्राफ्स का। हाँ, ग्राफ्स की बात ऑलरेडी हमने करी थी,
ठीक है, के मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ हमने बनाया था। एनीवन रिमेंबर्स? जब हम फ्रीक्वेंसी को सेम रखते हैं तो क्या होगा? जब फ्रीक्वेंसी को सेम रखेंगे तो सारे का स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और के मैक्स का फॉर्मूला ये है। सो E इंटू वी नॉट इज इक्वल टू, ये है H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। सो वी नॉट विल बी इक्वल टू H अपॉन E न्यू माइनस न्यू नॉट। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? आने वाली फ्रीक्वेंसी पे। अगर आपका फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, और जैसे ही आप बढ़ाओगे तो आपको करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे करके ग्राफ है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ, क्या कर रहे हो? नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ा रहे हो आप। फोटोन्स बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। ये वाला लास्ट वाला ग्राफ थोड़ा सा ये हो गया, ऐसे करके कम इंटेंसिटी वाला और इंटेंसिटी बढ़ाएंगे और इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। ये करंट है, ये इंटेंसिटी है, और दिस इज फ्रीक्वेंसी। I3 will be greater than I2 will be greater than I1। ओके, एक IV कैरेक्टरिस्टिक ये है। और अगर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया तो अगर एक फ्रीक्वेंसी है उसके वजह से ये ऐसे मिल रहा है, अगली फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी सेम है तो यहां जाके सेम हो जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी अगर आपने चेंज करा तो उसके हिसाब से ये भी चेंज हो जाएगा, ये जाके सेम हो जाएगा। इंटेंसिटी सेम, फ्रीक्वेंसी अलग अलग, ये ग्राफ है। तो सारी की इंटेंसिटी सेम, ठीक है, बट इंटेंसिटी सेम का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स आर सेम, नंबर ऑफ फोटोन्स आर सेम, बट फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नेगेटिव में बढ़ते चला जाएगा। इंटेंसिटी सेम, सेम नंबर ऑफ फोटोन है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करंट आपका सेम रहेगा। इंटेंसिटी बढ़ाओगे, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपने सेम रखा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। ये दो IV कैरेक्टरिस्टिक है। सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी लिख दिया मैंने, ये वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ठीक है। ये दो तरह के ग्राफ हैं, इसमें सेम फ्रीक्वेंसी रखा है, इंटेंसिटी अलग किया है, इसमें इंटेंसिटी सेम रखा, फ्रीक्वेंसी अलग कर दिया। तो ये ग्राफ्स हैं। बात कर रहा है के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, H इज कांस्टेंट, न्यू ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो के मैक्स और न्यू जो है वो दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके ग्राफ कैसे बनेंगे? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, के मैक्स और फ्रीक्वेंसी ऐसा बनता है। और ये माइनस पे इसलिए कट करेगा कि y इज इक्वल टू, ये y है, के मैक्स H न्यू माइनस H न्यू नॉट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर H से के मैक्स ही रहने देते हैं, एम एक्स प्लस सी है ये, तो m हो जाएगा इसका स्लोप H, x हो गया न्यू, और ये c है तो c माइनस में है, तो माइनस में है तो y का वैल्यू नेगेटिव में जाके कट करेगा। तो ये ग्राफ ऐसा बनता है। और व्हाट इज द स्लोप? स्लोप इज ये h। मैथ वाले को अच्छे से पता होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। y हो गया के मैक्स, h न्यू माइनस h न्यू नॉट, c हो गया कितना? माइनस h न्यू नॉट, ठीक है। m को बोलते हैं स्लोप, ये जो है h हो जाएगा इसका स्लोप, ओके। तो एक ग्राफ ये बन जाएगा आपका के मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा? h के बराबर। और इसी में चेंज कर दिया, के मैक्स के बदले कर दिया वी नॉट, तो उस तरह भी बना लेंगे हम। जैसे मैं अभी इधर का रब कर देता हूं, ये कर लिया होगा तुम लोगों ने। अगर हम न्यू वी नॉट के टर्म में करेंगे, ये है वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका भी ग्राफ y में आपने v नॉट डाला है और x में क्या डाला है? न्यू, तो ग्राफ इसका भी ऐसे ही बनेगा सेम, बट स्लोप जो है इसमें कितना हो गया? h बाई ई हो गया है। मैथ वालों ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन उसमें भी कराया था,
क्या बोल रहे, जब मैं क्वेश्चंस करा रहा था तब भी कराया, ये इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं PYQs में। तो स्लोप हो जाएगा h/e। c का जो वैल्यू यहाँ पे जो कट करेगा, ये यहां से यहां तक कितना होगा, ये है c माइनस h न्यू नॉट बाई e। माइनस बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी y माइनस में है। तो दूसरा ग्राफ ये है v नॉट, वो k मैक्स वाला है। ये दो तरह के ग्राफ बन सकते हैं, डिपेंड करता है आपने इस इक्वेशन को कैसे करा है। ठीक है, करो ये दोनों ग्राफ। अगला क्या टॉपिक बचा हमारा, बाइंडिंग एनर्जी पे। चलिए आ जाते हैं हम लोग अब एटम्स एंड न्यूक्लियाई में। ठीक है, तो न्यूक्लियाई क्या है, बाइंडिंग एनर्जी सबको पता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। ओके, व्हाट इज डेल्टा एम, दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो वो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट और जो हमारा शुरू का मटेरियल है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का मास, प्रोडक्ट का मास, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। और उसको एनर्जी बनाना है तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, MC स्क्वायर। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट एटॉमिक मास है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, और वो सबसे ज्यादा कहां पे होता है, आयरन पे होता है। याद होगा वो ग्राफ सबको, ठीक है। तो सबसे टॉप पे रहता है, ये पता है हमें। पता है एनर्जी ट्रेंड्स 56 से नीचे, मतलब आयरन से नीचे जो छोटे वाले होते हैं वहां पे क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब एटम्स उसके छोटे छोटे हैं तो क्या होता है, उनका जुड़ना होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और उसके बाद वो साइज बड़ा होते जाता है तो फिर क्या होता है, वो अनस्टेबल जहां पे हो जाएगा तो वो टूटेगा, बेसिकली क्या होगा, फिशन होगा। तो दोनों ही बेसिकली एनर्जी रिलीज करता है, चाहे वो फ्यूजन हो चाहे वो फिशन हो, ठीक है, एनर्जी रिलीज करता है। बट पहले वाले में फ्यूजन होता है और बाद वाले में फिशन होता है। चलिए लास्ट हमारा यूनिट है सेमीकंडक्टर, इसकी बात करते हैं। क्या मॉडर्न फिजिक्स के बाद हमारा आता है सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स का है बेसिकली ये। ओके, तो क्या है इसमें, सबसे पहले हमें पढ़ना है किसके बारे में, पीएन जंक्शन, है ना। तो पी टाइप एन टाइप मटेरियल को जब हम लोग एक साथ लेकर के आते हैं एक तरफ, ये पी और एन, तो बीच में क्या बन जाता है, क्या बनता है, अरे बोलो भैया, हाँ, डिप्लीशन लेयर। ठीक है, क्या बनता है, डिप्लीशन लेयर। यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल। पी में क्या होंगे, होल्स होंगे मेजर में प्लस वाले, और इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और यहां पे बन जाता है एक डिप्लीशन लेयर जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, ये खाली होता है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, किधर पॉजिटिव होगा किधर नेगेटिव, होल्स ने क्या करा है, और इसने इलेक्ट्रॉन जनरेट कर, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इधर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो एक नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे बन जाता है जिसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं ये। ओके, अब ये जो बैरियर पोटेंशियल है ये हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है। आपने किसका ले रखा है, ठीक है, सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का है, गैलियम आर्सेनिक का है, किस चीज का है, अलग अलग एलिमेंट का ये जो बैरियर पोटेंशियल है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। इसमें दो तरह के करंट होते हैं, एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से और एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, तो उसको, उस करंट को क्या कहते हैं हम लोग, डिफ्यूजन करंट। और माइनॉरिटी की वजह से क्या होता है, ड्रिफ्टिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट करंट। और जब पीएन जंक्शन बन जाता है तो दिस ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू डिफ्यूजन करंट एंड वी डोंट हैव एनी इफेक्टिव करंट। ठीक है, जीरो। अब करंट होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको करने के लिए दो तरीका से, एक बाहर की बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दे। कैसे कनेक्ट करें, अगर P को पॉजिटिव से किया और N को नेगेटिव से किया तो इसको कहते हैं क्या, फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में ये इसके अगेंस्ट काम करता है। ये जो बैरियर पोटेंशियल है जितना भी है, ये -5 वोल्ट -6 वोल्ट, तो ये जो बैटरी आप लगाओगे, ठीक है, इसका बड़ा करना पड़ेगा, इसका छोटा, ये जो बैटरी लगाओगे इसका जो पोटेंशियल होना चाहिए वो उससे बड़ा होना चाहिए। सबसे पहले इसको नलीफाई करें। एक करोगे तो अभी भी बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, 5 में से 1 गया 4, 2 करोगे तो कम होते जाएगा, 5 करोगे तो 0 होगा, 6 करोगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा, तब जाके आपको करंट मिलेगा। ठीक है,
तो फॉरवर्ड बायस पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट कर दोगे और बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ईएमएफ होना चाहिए, बैरियर पोटेंशियल से बड़ा होना चाहिए, देन यू विल हैव करंट। अब इसको कैसे दिखाते हैं, इसको ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है। इधर पॉजिटिव वाला होता है, इधर नेगेटिव, तो इसको हमने ऐसे अगर कनेक्ट करा तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस एंड विल हैव करंट। कंडीशन यही होता है कि इसका जो ईएमएफ है, इसका जो बैरियर पोटेंशियल है वीबी, तो ईएमएफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बैरियर पोटेंशियल। इक्वल होगा तो सिर्फ नलिफाई किया है, बड़ा होगा तो करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरा होता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस अगर लगाओगे तो ये डिप्लीशन रीजन का जो बैरियर पोटेंशियल है उसको और वो बढ़ाएगा एंड कोई भी चांस नहीं है कि आपको करंट मिलने वाला है उसके बाद, ठीक है। तब भी कोई करंट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे डिप्लीशन रीजन में बैरियर पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, इस चार्जेस की वजह से तो करंट नहीं होगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत माइनॉरिटी है वो तो थोड़ा मूव कर ही रहा था, ड्रिफ्ट तो हो ही रहा था, तो वो जब भागेगा इस बीच में तो इसके एटम से कोलाइड करेगा। क्या होगा, एटम से कोलाइड करेगा और उसका जो एटम है अंदर जो बना हुआ है जिस मटेरियल का, उसका बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा और हाइयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी फोर्स लगता है, वो उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो वहां से टूटेगा। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो फिर आपके पास हेफ्टी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, करंट ऐसे मिलना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि चार्जेस मिल गए। इसका अगर आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक याद हो, बैरियर मतलब अगर फॉरवर्ड बायस में करेंगे तो नो करंट, जैसे ही आप बैरियर पोटेंशियल पे आएगा तो करंट मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब उल्टा की चलें, और ये जो होता है ये मिली एम्पियर के रेंज में होता है, ये ध्यान रखना है। अब उल्टा लगाएंगे, नो करंट, जैसे ब्रेक डाउन में गए, नो करंट का मतलब फिर भी मैं थोड़ा बहुत दे रहा हूं, तो ये नेग्लिजिबल होता है। वो किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, बट दिस आर अप्रोक्सीमेटली जीरो। और जैसे ही ब्रेक डाउन पे पहुंचेंगे तो अचानक से आपको करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आगे वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये बैरियर पोटेंशियल है, याद रखिएगा, और ये ब्रेक डाउन है, ठीक है। तो इस तरह से, और ये हो जाए किसके रेंज में होता है, ये माइक्रो एम्पियर के रेंज में, और ऊपर वाला मिली एम्पियर। इधर हो गया फॉरवर्ड बायस और इधर हो गया रिवर्स बायस, ठीक है। तो जनरली हमारा जो है डिपेंड करता है कि आप इसको बैक रिवर्स बायस में यहां वर्क करा रहे हैं या यहां वर्क करा रहे हैं। यहां वर्क करा रहे हैं इसका मतलब करंट को रोक रहे हैं, यहां वर्क कराने का मतलब वोल्टेज कांस्टेंट रख रहे हैं। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी बना लो इसका, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का। चलिए, ये हमारा हो गया पीन जंक्शन की कहानी। अब आगे देखते हैं भाई, डायोड का इक्वेशन अब नहीं है बेसिकली, बट नॉर्मली लिख लो, जनरली आता नहीं इसके ऊपर, ये डाल दिया था थोड़ा पुरानी बेसिस। चलिए, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका डायग्राम सबको याद है। व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर? हाफ वेव रेक्टिफायर, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं इसमें, क्या बनाते हैं हम सबसे पहले, ट्रांसफॉर्मर। कैसा बनाएंगे, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, वोल्टेज को हमें क्या करना है, कम करना है, बिकॉज हम जो ये बना रहे हैं वो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो आएगा ये 2 3 करके छोड़ दो, तो यहां आपका क्या है, एसी है, और हम क्या कर देंगे, यहां पर डायोड लगा देंगे। सिंगल डायोड लगाएंगे तो क्या कहेंगे उसको, हाफ वेव रेक्टिफायर। आपको कैसे मिलने वाले हैं, सिर्फ एक पार्ट मिलने वाला है ना। जब उधर से जाएगा तो नहीं मिलेगा, सॉरी उधर से जाएगा तो मिलेगा, और जब इधर से जाएगा तो नहीं मिलेगा। एसी में क्या होता है, कभी पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, फिर अगले हाफ साइकिल में इधर पॉजिटिव और उधर नेगेटिव। इधर पॉजिटिव मतलब करंट इधर से तो बना कर देगा, तो ये नीचे वाला आपको क्या होगा, नहीं मिलेगा, ये वाला आपको क्या होगा, नहीं मिलेगा। लेकिन यहीं पे अगर आपने एक और लगा दिया, ठीक है, यहां लगा दिया तो क्या होगा, मिलेगा, अभी भी मिल जाएगा, अभी तो जीरो हो जाएगा बिल्कुल। अभी भी हम क्या करते हैं, अब यहां से नहीं, यहां से इसको लिया और यहां पे लोड लगाया, है ना। स्ट्रक्चर याद है तुम लोगों को, ये D1 और D2। अब क्या होगा, ये बीच में जीरो होता है, यहां प्लस है और यहां क्या है, माइनस है, तो इधर से करंट आएगा, ठीक है। तो इधर से करंट आएगा, यहां तक तो जा सकता है, तो प्लस और जीरो के बीच में होगा, इधर नहीं होगा, तो हमें चाहिए भी नहीं, इधर से मिल गया। और जब इधर प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो बीच में जीरो है, फिर इधर से आपको मिल गया।
तो इस वाले लोड के पास दोनों ही साइकिल में करंट है, तो इसका मतलब ऊपर से भी है नीचे से भी है, ऊपर से भी है नीचे से भी है, ऐसे करके। तो लोड यहां बीच में ला करके लगाते हैं इसके। लेकिन मिला तो सही, ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। इससे पहले वाला क्या था? हाफ वेव रेक्टिफायर। अब एक और लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको? फिल्टर वाला। फिल्टर क्या करता है? बेसिकली एसी को किस में कन्वर्ट करना है? डीसी में। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना था? वोल्टेज कम करना था, तो ट्रांसफार्मर लगा लिया। दूसरा, जो नेगेटिव वाला था उसको क्या करना था? पॉजिटिव। तो अब हमें क्या मिलेगा? ये जो नेगेटिव दिख रहा है, ये भी किधर से मिलेगा? ऊपर से मिलेगा, है ना? ऐसे मिलता है फुल वेव रेक्टिफायर में, क्योंकि हर बार डायरेक्शन आपको यहाँ ए और यहाँ बी है, तो करंट आपको ए से बी ही मिलेगा, एक ही डायरेक्शन में। तो ये नीचे वाला भी कहां चला गया? ऊपर चला गया। तो करंट का डायरेक्शन तो चेंज हो गया, सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, लेकिन वेरिएबिलिटी अभी चेंज नहीं हुई है, अभी तक हमें वेरिएबल ही मिल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना है? इसको हमें कांस्टेंट करना है। तो उसके लिए हम एक फिल्टर लगाते हैं। क्या होता है वो फिल्टर? कैपेसिटर लगाते हैं। तो थोड़ा सा भी अच्छे से और कर देते हैं इसको यहाँ पे, है ना? डिजाइन आपको याद रखना है। एक बार वो वाला डिजाइन तो बना लेते, फुल वेव रेक्टिफायर का डिजाइन बना लो। मैंने डिलीट कर दिया ना, अब आप लोग बनाओ अच्छे से फुल वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर। तो अभी भी लोड हमारा इसके और इन दोनों के बीच में ही है, लेकिन लोड के पैरेलल हमने क्या लगा दिया? एक कैपेसिटर लगा दिया। तो बेसिकली जितना जल्दी ये चेंज हो रहा है ना, कैपेसिटर उतना जल्दी चेंज नहीं होने देता। कैपेसिटर डिस्चार्ज होने में टाइम लगाता है। तो होता क्या है, आपको जो आपको पहला वाला जो करंट मिला, ये थोड़ा सा जो कम होता है वापस से ज्यादा हो जाता है, फिर कम होता है वापस से ज्यादा होता है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा आपको मिलेगा। और अगला और भी फिल्टर लगाने के बाद इसको भी साफ कर देते हैं, बट फिलहाल हमारा यहीं तक है विद फिल्टर। तो हमारा ऑलमोस्ट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ऑलमोस्ट क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। हल्का सा डिप जाता है, फिर वापस ऊपर चला जाता है, डिप जाता है हल्का सा, ऐसे हो जाता है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा मिला है। तो एग्जैक्ट नॉट डीसी, बट अप्रोक्सीमेटली डीसी मिल गया है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहेगा, लाइट झुक 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 करता रहेगा, बट और फिल्टर लगा देते हैं तो इसको भी पूरा एकदम अच्छे से बराबर कर देते हैं। फिलहाल ये वाला डायग्राम बनाओ, दोनों बनाओ, फुल वेव रेक्टिफायर और फिल्टर के साथ। ये फिल्टर वाला ही है, फुल वेव है ही नहीं। फुल वेव मैंने डिलीट मार दिया। फुल वेव में क्या होता है? कैपेसिटर नहीं रहता। इसको हटा दोगे तो क्या हो गया आपका? फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। अब यहां के बदले मैंने डिजाइन बाहर ला करके कर दिया है। करंट देखिए हमेशा ए से बी की तरफ जाएगा, इधर से आएगा तो ए से बी की तरफ जाएगा, इधर से जाएगा फिर ए से बी की तरफ जाएगा। तो इसी ये वाला डिजाइन सीख लो। विदाउट कैपेसिटर के क्या हो जाएगा आपका? ये फुल वेव रेक्टिफायर। विद कैपेसिटर क्या हो गया? ये रेक्टिफायर, सॉरी फिल्टर के साथ हो गया। हाफ वेव रेक्टिफायर में सेम फ्रीक्वेंसी रहती है, फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? डबल, क्योंकि नीचे वाला भी आपको फिर मिलना स्टार्ट हो जाता है। चलिए हो गया। तो फुल वेव रेक्टिफायर विद ये फिल्टर था। किसकी? बता तो दिया, आप क्या बताऊं? कैसे बताना है बताओ? अच्छा, कैसे स्टार्ट करोगे? सबसे पहले तो आप करोगे वर्किंग। वर्किंग क्या है, मतलब प्रिंसिपल क्या है? किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये? EMI एज वेल एज क्या? डायोड। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड, उसके बेस पर काम करता है ये। ठीक है, उसके बाद अब फुल वेव रेक्टिफायर का करोगे। फुल वेव रेक्टिफायर का सिंपली आपने क्या कर दिया? रजिस्टर को बीच के साथ कनेक्ट कर दिया, दो डायोड को आपने अपर एंड और लोअर एंड के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद एक्सप्लेन करोगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस और बीच में जीरो होगा। तो करंट विल बी फ्रॉम प्लस टू जीरो, माइनस की तरफ नहीं होगा क्योंकि D2 आपका उल्टा रहेगा। फिर जब
ऊपर वाला प्लस नीचे हो जाएगा, तो नीचे वाला माइनस ऊपर हो गया, अभी भी बीच में जीरो है, तो नीचे वाले डायोड से निकलेगा करंट। तो आपके पास जो रजिस्टर है वो हमेशा एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मिलेगा, सेम डायरेक्शन में करंट मिलेगा, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है। अब फिल्टर में क्या कर दिया, रजिस्टर के अक्रॉस हमने पैरेलल की क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। अब रजिस्टर के अक्रॉस तो चेंज हो रहा है करंट, कैसे चेंज हो रहा है, ऐसे करके हो रहा है रजिस्टर के अक्रॉस, जब कैपेसिटर नहीं था तो, ठीक है, ऐसे चेंज हो रहा था। अब वोल्टेज की बात करेंगे तो अब बिकॉज कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों पैरेलल है, तो जो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा वही रजिस्टर का वोल्टेज होगा। तो कैपेसिटर का क्या होता है, जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हुआ, ठीक है, तो रजिस्टर के अक्रॉस भी फुल वोल्टेज हुआ। अब उसके बाद वोल्टेज बेसिकली क्या होगा, डाउन होगा, लेकिन कैपेसिटर उतना तेजी से डाउन होगा ही नहीं, वो डाउन होगा ही नहीं, लेकिन वो उधर डाउन होकर के वापस यहां पहुंच गया, तब तक ये हल्का सा डाउन होते होते वापस से चार्ज होने लग गया, इसलिए हल्का हल्का सा हमें रिपल दिखाई देता है, ठीक है। तो कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है, उसको डिस्चार्ज होने नहीं देता, उसकी अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी है डिस्चार्ज होने की, ठीक है, इसी वजह से वो नहीं होता। तो कैपेसिटर का वोल्टेज अगर कम नहीं होगा तो उसके पैरेलल रजिस्टर है, तो रजिस्टर का भी वोल्टेज कम नहीं होगा, हल्का सा कम होगा, तो उसकी वजह से ये रिपल आपको मिलता है। तो ये है आपके पास दिया हुआ, भी एक चीज दिया हुआ था, हाँ, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी देखिए कितना मिल रहा है, करीब करीब 81.2% मिल रहा है, मतलब 20% नहीं एक्यूरेसी आपको मिला है सिंपल एक कैपेसिटर लगाने से। एक कैपेसिटर लगाने से आपने कितना ठीक कर दिया है, 81%, 20% का रिपल आपको मिल रहा है। वो जो गिर रहा है ना, कितना गिर रहा है, वो करीब करीब 18% गिर रहा है, 18% से वापस ऊपर पहुंच रहा है। तो ये रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ये नोट कर लेना, बाई चांस हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए, दिस इज अराउंड 81.2%। हाँ, पीआईवी ब्रिज, ठीक है, सेंटर टैब, वो बेसिकली जो वोल्टेज आपने बनाया ना, टैब बीच वाला कहां से करा है वो हमने ऑलरेडी बता दिया, जो बीच वाला हमने टैप करा ना सेंटर पे, उसके लिए पर डायोड कितना वोल्टेज हो जाएगा, तो आधा आधा हो गया ना, आधा उसमें चला गया, आधा उसमें चला गया, टोटल जो है, बिकॉज हम लोग प्लस और माइनस के बीच में लेते हैं, ये बीच में है जो है सेंटर वाला पार्ट जीरो में है, तो जो भी वोल्टेज का डिफरेंस होगा वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा पर डायोड। ठीक है, तो आई थिंक वी हैव डन इट, बचा था करने को ये, तो इसको तो मिनिमम आप टारगेट करके रखो, जितनी बार प्रैक्टिस कर सको, जितना हमने डेरिवेशन करा है वो तो करना ही करना है, इसको छोड़ना मत, और बाकी जो पैरेलल आपका चल रहा है वो तो करना ही है, ठीक है, ये आप मिनिमम करके रखो। इसके अलावा फिर मैं एक क्वेश्चन का सेट दूंगा आपको, और भी कुछ अभी लेकर के आऊंगा, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए कुछ और है, कुछ अपना स्कोर थोड़ा अच्छा करने के लिए क्या चीज का आपको ध्यान रखना है, जिसका आपको प्रैक्टिस वो भी करना है। सैटरडे को फुल टेस्ट लूंगा 3 आवर का, ठीक है, ये सारा चीज आपको टाइमिंग में कल शाम में कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। वैसे भी फ्री हो तुम लोग, पढ़ना है, बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये टिप्स का जो ध्यान रखना है आपको, उस दिन ड्यूरिंग द टेस्ट भी रखना है, ठीक है। क्या क्या है, 4-5 पॉइंट मैंने डाला है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटीज लेते हो तो उसका एसआई यूनिट सही से लिखना जरूरी है। सिग्निफिकेंट फिगर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उतना चल जाएगा, ठीक है। वेक्टर नोटेशन वगैरह सब दिखाना है, बिकॉज कुछ कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसके उसके उसके पूरा जो है ना स्टेप मार्किंग होता है, फिजिक्स में भी जैसे मैथ्स में होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज बहुत ध्यान रखना है आपको, एसआई यूनिट बिल्कुल गलत नहीं करना है। जब भी अगर आपको डायग्राम की बात आए तो पेंसिल स्केल वगैरह लेकर के आना, आपको सैटरडे को भी लेके आना है, एग्जैक्टली जैसे टेस्ट देते हो, जैसे एग्जाम देना है ना, वैसे ही आकर के एग्जाम देना है, फिर वैसे ही नहीं जैसे आए वैसे उठ के चले आए, ठीक है मंजोत, ठीक है। स्केल, पेंसिल, पेन, 2 पेन साथ में लेकर लिखे हो, नहीं तो क्या भाई वो पेन दे दो, तुम दे दो, ये ले लो, वो ले लो, वो भी नहीं करना है, जैसे एग्जाम में वैसे करना है, ठीक है। और जब भी डायग्राम बनाने का आए तो पेंसिल से डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। डायग्राम पूरा नीट, लेवलिंग अच्छे से होना चाहिए, वो करना है। जैसे अगर आप ज्यादातर डायग्राम बनाने के लिए आता है किसमें, रे ऑप्टिक्स में, उसमें सारे डायग्राम बनाने के लिए आता है, तो फोकस, सेंटर, उसको सही से दिखाना है, डायरेक्शन से सही से दिखाना है, ठीक है। ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना। अगला पॉइंट, अजम्पशंस एंड साइन कन्वेंशंस, जो भी आप ले रहे हो क्लियरली वहां पर अपडेट करो, ठीक है। एंड बाकी सारे स्टेप्स क्लियरली लिखने हैं आपको, ठीक है। क्या गिवन है क्वेश्चन में,
ठीक है, क्या निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, एंड देन वॉट एवर द रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग विद यूनिट्स। ठीक है, न्यूमेरिकल में ये पूरा ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन साथ में क्या निकालना है वो भी, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसके लिए, वो फॉर्मूला नोट डाउन करना है, सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट करने हैं, फाइनल जो रिजल्ट आएगा विद यूनिट। डोंट फॉरगेट एवर राइट यूनिट इन द आंसर, 1 मार्क्स कट जाएंगे आपके। ठीक है, अदरवाइज आधे मार्क्स तो काट ही लेंगे अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो। इस बहुत स्ट्रिक्टनेस होता है इसमें। चलिए अगला देखते हैं भाई क्या है डेरिवेशंस में। तो किसी भी टॉपिक का जब डेरिवेशन आता है तो जब स्टार्ट करना है ना, आप उसको स्टैंडर्ड वाले फॉर्म में ही करें। ठीक है, जैसे गॉस लॉ का है, ओम्स लॉ है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लीजिए एंड देन फिर आगे डेराइव करके उसको जो भी आपको पहुंचाना है वहां तक आप पहुंचाइए। ठीक है, लास्ट, ठीक है, ट्राई आपको करना है, मैंने बहुत सारा 3 साल का तो ऑलरेडी कराया है वैसे। ठीक है, टाइम ही नहीं मिला, उसके बाद तुम लोगों ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। 3 साल का मैंने ऑलरेडी कराया है, 23, 24, 25 का। ठीक है, लेकिन कम से कम 5 साल का अगर पीवाईक्यूज कर लेते हो, ठीक है, 5 साल का पीवाईक्यूज कर लेते हो और कुछ एनसीईआरटी के जो वो है उस चीज को, फॉन्ट्स वगैरह जो भी है उस चीज को ध्यान रख करके अगर करते हो तो आपका 5 साल का अगर कर लिए ना और साथ में ये सारी चीज कर लिए, आपका भाई 90% से कम नहीं आएगा अगर आपने एग्जैक्टली वैसा अच्छे से कर लिया तो। ठीक है, तो अगर फिर अभी भी टाइम मिलता है, 3 साल के मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, वो कर लो वहां से। जैसे जैसे आपको टाइम मिला, करना है, देखना नहीं है। ठीक है ना, देखना नहीं है, करना है, पेन पेपर से एक एक क्वेश्चंस करने हैं समझ के। ठीक है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो इट विल गिव यू बहुत अच्छा रिजल्ट आप लेकर के आ सकते हो। ठीक है, तो क्या लास्ट में डाल दिया, सक्सेस इज प्रिपरेशन मीटिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्या इसका मतलब हुआ, सक्सेस आपको तभी मिलेगा जब आप जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको मीट करो। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी तो सारे हैं आपके पास, कितना मीट करते हो उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलने वाला है।